हेलो और वेलकम दोस्तों। ये हमारे टैक्स रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे नॉन रेसिडेंट स्टडी नोट 2। रेसिडेंट में सेक्शंस जो कवर करेंगे वो है कुछ बेसिक पॉइंट है पोएम के बारे में और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, वो कवर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 115 JH और बाकी सेक्शंस इतने सारे हमारे सामने हैं। टोटल 19 सीरीज में डिवाइडेड करके ये सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सेक्शन हमारे पास है, पहला हम लोग के पास बेसिक पॉइंट है और पोएम है जो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। स्टडी नोट 2, नॉन रेसिडेंट। एक पर्सन जो कि रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन सेक्शन 6(1) में डिफाइंड है, जो बेसिक कंडीशन है। दो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक सेटिस्फाई करना जरूरी है फॉर बीइंग रेसिडेंट। पहला कंडीशन बोलता है कि पिछले साल उस एसएससी को एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। 182 डेज या उससे ज्यादा उसको इंडिया में रहना होगा प्रीवियस ईयर में। दूसरा कंडीशन बोलता है कि इसको प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहना होगा और प्रीवियस के प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर इंडिया में रहना होगा। इसमें एक्सेप्शन है 3। पहला एक्सेप्शन बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो उसके लिए जो ये पॉइंट बी है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, मतलब ओनली उसको पहला पॉइंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। एज अ क्रू मेंबर वो जा रहा है तो भी उसको एक्सेप्शन में माना जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर है तो वो भी कंडीशन बी को एग्जाम, मतलब कंडीशन बी सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है उसके लिए, इज इररिलेवेंट। कंडीशन टू बी, अब रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, ROR और RNOR, और ऑर्डिनरी बट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। ये हम लोग ऑलरेडी CMA इंटर में कवर कर चुके हैं, बट इन क्विक वी विल कवर इट। तो सेक्शन 6(6) में ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग फाइंड करते हैं कि इसमें से कौन सा है। सेक्शन 6(6) का पहला कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर दोनों करता है तो वो ROR बन जाएगा, अगर नहीं करता तो वो RNOR बन जाएगा। पहला कंडीशन है कि उसको 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसको प्रेजेंट रहना है, मतलब पिछले के पिछले 10 सालों में से 2 साल उसको इंडिया में रहना होगा, रेसिडेंट एज ए रेसिडेंट वो होगा। और सेकेंड कंडीशन बोलता है कि उसको प्रीवियस 7 सालों में 730 डेज इंडिया में रहना होगा, मतलब ही शुड हैव रिसाइडेड फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर। सो ये बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस जानने का क्राइटेरिया था सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(6). पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका मतलब है ऐसा जगह जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो कि नेसेसरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी वो टेक प्लेस करता है। तो ऐसी जगह को हम लोग पोएम बोलते हैं जहाँ से इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हो रहा है। सो हम लोग इसको डिटरमाइन करने के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ABOI, दैट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये चेक करेंगे कि एक कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं है। सो यहाँ पर कंपनीज एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अगर जो मेजोरिटी मीटिंग्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उसका पोएम भी आउटसाइड इंडिया होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने जो पावर्स है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ये पावर्स इधर होल्डिंग कंपनी या कोई अदर पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका पोएम भी इन इंडिया हो जाएगा। कंपनी नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, देन फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। क्या कि पर्सन जो एक्चुअली ये डिसीजन ले रहा है और प्लेस जहां से ये डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वो प्लेस इंडिया में है तो इन दैट केस उसका पोएम भी इंडिया में ही होगा। टैक्स पॉइंट क्या है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। अगर पैसिव इनकम उसका इंडिया पे 50% से ज्यादा नहीं है ऑफ द टोटल इनकम, पैसिव इनकम इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब उसका पैसिव इनकम 50% उसके एसेट्स जो इंडिया में सिचुएटेड है उससे कम होना चाहिए। ये इनकम 50% से कम होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सिचुएटेड इन इंडिया। जितने भी उसके एम्प्लॉयज इंडिया में सिचुएटेड है उनके नंबर से 50% लेस होना चाहिए पैसिव इनकम।
ओके। और पेरोल एक्सपेंसेस जो है, जो एम्प्लॉय पे खर्चा होता है, वो इनकर्ड जो हो रहा है वो भी 50% से कम होना चाहिए ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंसेस। पैसिव इनकम का मतलब यहाँ पर है कोई भी इनकम जो इनकम हो रहा है फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज या सेल से, कोई भी इनकम आ रहा है किससे, किसको कर रही है परचेज और सेल, वो टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज, या इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम। इसको RDCIR शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके याद करेंगे। उससे हम लोग R फॉर रॉयल्टी, D फॉर डिविडेंड, C फॉर कैपिटल गेन, I फॉर इंटरेस्ट एंड R फॉर रेंटल इनकम। ऑल्सो ये जो पोएम का क्राइटेरिया है, ये वही कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जिनका की 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। दैट इज इट शैल नॉट अप्लाई टू कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 50 करोड़ और लेस। मतलब 50 करोड़ या उससे कम का जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट कोई कंपनी का है, वहां पर ये एप्लीकेबल, पोएम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सेक्शन 115JH, जब एक फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बन जाती है इन इंडिया में, तो उस पे जो प्रोविजंस है ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सेटअप ऑफ लॉसेस, कलेक्शन एंड रिकवरी, जो भी है ये एज पर दी प्रोविजन जो टैक्स है, टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ विल सी 3, इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इसके अंदर इतना सारा सेक्शन कवर होता है, तो देखते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 44B। ये एप्लीकेबल है टू ऑल NRSSC। कब? जब ये SSC जो NRSSC है वो कोई बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स में इंगेज रहेंगे, तो कोई शिप्स का बिजनेस है उस पर इंगेज है तो उन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जो अमाउंट पेड या पेबल है टू द SSC, मतलब SSC को कोई अमाउंट पे होने वाला है या पे हुआ है, किस बिहाफ पे? ऑन द अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर, या तो वो पैसेंजर के कैरेज में, या लाइफ स्टॉक, मेल, गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया के कोई भी पोर्ट में ये सब का वो कैरेज करता है, तो उसका जो भी अमाउंट पेड या पेबल होगा टू हिम, वो टैक्सेबल होगा। और दूसरा क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब पैसा या तो इंडिया में रिसीव हो रहा है या इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द SSC, तो वही SSC के बाय या बिहाफ पे रिसीव होगा, वही सेम अकाउंट पे जो कैरेज ऑफ पैसेंजर या लाइफ स्टॉक इस अकाउंट पे अगर रिसीव हो रहा है एट एनी पोर्ट, अगर वो आउटसाइड इंडिया भी है, लेकिन अगर वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो जा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये टैक्स का रेट जो है वो 7.5% के रेट पे लगेगा और ये अंडर द हेड PGBP टैक्सेबल होगा। स्पेशल प्रोविजन है, वही रेट्स पे डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर बिफोर द डिपार्चर फ्रॉम एनी पोर्ट, तो अगर डिपार्चर के पहले जो मास्टर ऑफ शिप है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को रिटर्न ऑफ द फुल अमाउंट पेड और पेबल टू द चार्टर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। जहाँ पॉसिबल नहीं है फॉर द मास्टर ऑफ शिप टू फर्निश रिटर्न, जहाँ वो मास्टर ऑफ शिप रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द पोर्ट, इन दैट केस अगर AO सेटिस्फाइड है तो दूसरा पर्सन ऑन हिज बिहाफ आफ्टर बीइंग ऑथराइज्ड वो क्या करेगा? वो रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स भी पे करेगा विद इन 30 days फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ द शिप। ऑप्शन टू क्लेम दैट असेसमेंट शेल बी मेड, तो जो ओनर और चार्टर ऑफ शिप है उसके पास एक ऑप्शन है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर। क्या ऑप्शन है कि वो अपना टोटल इनकम को एसेस करवा सकता है ऑफ द प्रीवियस ईयर विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि वो जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है उसके अंदर वो अपना असेसमेंट करवाएगा इनकम का और देखेगा कि उस पर कितना टैक्स उसको पे करना है। ओके, इन दैट केस जो वो टैक्स ऑलरेडी पे किया होगा अंडर सेक्शन 172, अभी जो हम लोग डिस्कस किए 7.5% के रेट पे, उस पर जितना भी वो टैक्स पे किया होगा, अगर वो अमाउंट जो है वो एक्सेस में था जो इस पे कैलकुलेट करके इस वाले प्रोविजन पे आया है, तो जो एक्सेस अमाउंट वो पे किया है वो उसको रिफंड हो जाएगा और अगर कोई डेफिशिएट अमाउंट है तो वो उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 44BB, प्रॉफिट्स एंड गेन इन कनेक्शन विद बिजनेस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल्स। एप्लीकेबल है नॉन रेसिडेंट SSC पे। कंडीशन क्या है कि जो SSC है वो इंगेज रहेगा इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस और फैसिलिटीज। किस चीज़ का? सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। किस पर्पस के लिए? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स। प्लांट इंक्लूड करेगा शिप्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ड्रिलिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। और मिनरल ऑयल जो है वो इंक्लूड करेगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
टैक्स एट द रेट 10% पे होगा किस चीज़ पर, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हायर्ड और अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एसएससी में क्लेम लोअर प्रॉफिट कब, तब उसको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अंडर सेक्शन 44A अकाउंट को ऑडिटेड कराना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44BB। सेक्शन 44BBA बोलता है बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एप्लीकेबल ऑल NRSSC पे है। कंडीशन क्या है कि जो एसएससी है वो इंगेज होगा इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। टैक्स का रेट 5% है। अमाउंट वही कंडीशन है जो पहले देख चुके हैं, दैट इज अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, वही सब जो सेक्शन 44B में हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेकंड पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सेम कंडीशन जो 44B में पढ़ा हुआ है। इलस्ट्रेशन 1, सिंपली फेयर बुक फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क, तो मुंबई से न्यूयॉर्क फ्रॉम इंडिया हो रहा है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन केस फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया आ रहा है तो तब देखना पड़ेगा इफ पेड या डीम टू बी पेड रिसीव्ड इन इंडिया तो ही वो टैक्सेबल है, अगर वो आउटसाइड पे हो रहा है इंडिया के तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। 44BBB, फॉरेन कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इन सर्टेन टर्म की पावर प्रोजेक्ट्स। एसएससी इंगेज होगा सिविल कंस्ट्रक्शन, एरेक्शन ऑफ प्लांट और मशीनरी इन कनेक्शन विथ टर्न की पावर प्रोजेक्ट। इन दैट केस इनकम, एस्टिमेटेड इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इधर एट 10% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल वेदर इन और आउटसाइड इंडिया टू द सेड एसएससी। ठीक है, तो जो भी अमाउंट पे किया जाएगा वेदर इन या आउटसाइड इंडिया वो टैक्सेबल हो जाएगा। एसएससी में क्लेम लोअर प्रॉफिट तो वही पे है। सेक्शन 44A में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और सेक्शन 44B में उसको रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा और अकाउंट को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। 44DA स्पेशल प्रोविजन है फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टीज। एप्लीकेबल किस पे है, नॉन रेसिडेंट पे जो कि एक कंपनी नहीं है और फॉरेन कंपनी। कंडीशन क्या है कि एसएससी जो है वो इनकम अर्न करेगा बाय वे ऑफ रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट और इन इंडियन कंसर्न इन परसुएंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मेड। तो कोई अग्रीमेंट के तहत जो वो इंडिया से, इंडियन कंसर्न या फिर गवर्नमेंट से करेगा। एसएससी को बिजनेस करना पड़े, एसएससी शुड बी कैरिंग अ बिजनेस इन इंडिया थ्रू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। उसका कोई इंडिया पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। राइट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जिस चीज़ का वो रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रहा है उसको, वो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अग्रीमेंट डेट आफ्टर 31 मार्च 2003 का होना चाहिए। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, कंप्यूट किया जाएगा अंडर दी एट PGBP और डिडक्शन इसको अलाउ नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट जो फिक्स प्लेस है उसके, या फिर अमाउंट्स पेड टुवर्ड इट HO, ठीक है, रियम्बर्स या कोई भी एक्सपेंस जो किया जा रहा है टुवर्ड्स इट HO। और इसमें भी एसएससी को मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी कराना पड़ेगा सेक्शन 44AB के अंडर, और फर्निश करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम और रिपोर्ट भी साइंड और वेरीफाइड होना चाहिए बाय CA। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ HO एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 44C। हेड ऑफिस एक्सपेंस के केस में ऑफ अ नॉन रेसिडेंट क्या क्या डिडक्शन अलाउ है, तो इसके एक्सेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या क्या है, पहला है अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ एडजस्टेड GTI एडजस्टेड GTI का 5%, और क्या है अमाउंट ऑफ सो मच एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस और प्रोफेशन इन द SSC इन इंडिया। सो एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है in the nature of head office expenditure incurred, SSC attributable to the business or profession. Section 48, Rule 115A, capital gain on transfer of share debentures by a non-resident. तो जो capital gain arise हो रहा है जब ट्रांसफर ऑफ शेयर डिवेंचर्स कर रहा है कोई नॉन रेसिडेंट, टैक्स पॉइंट है कि नॉन रेसिडेंट SSC पे ये सेक्शन लागू होता है, और जो ट्रांसफर हो रहा है जो एसेट है वो शेयर्स होगा या डिबेंचर्स होगा इंडियन कंपनी जो कि एक्वायर किया गया है फॉरेन करेंसी में थ्रू परचेज या फिर री इन्वेस्टमेंट। तो प्रोसीजर क्या है इसका, जो भी सेल कंसिडरेशन आएगा बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, उसका सेल कंसिडरेशन उसे लेस करेंगे ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांसफर, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है विल गेट नेट सेल्स कंसिडरेशन
उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस कर देंगे, सो विल गेट कैपिटल गेन। देन ये अमाउंट को, ये जो अमाउंट आ रहा है ये हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। नोट क्या है, कैलकुलेट इन फॉरेन करेंसी एंड देन कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी। तो ये कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में होगा एंड फाइनली विल कन्वर्ट इन इंडियन करेंसी। और बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेथड टू कन्वर्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो एवरेज ऑफ टीटीबीआर टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट जो है इसका एवरेज निकाल कर कौन से डेट पे, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इन केस ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स तो उसका भी एवरेज ऑफ टीटीपीआर एंड टीटीएसआर का ले लेंगे एक्सपेंडिचर, और एवरेज लेने के बाद किस दिन का एवरेज लिया जाएगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेल कंसिडरेशन के लिए भी सेम, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कैपिटल गेन जब अराइज हो रहा है तो भी टीटीवीआर जो है वो लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एक्विजिशन के केस में डेट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है, बाकी में डेट ऑफ ट्रांसफर आएगा। सो यहाँ एक नॉन रेसिडेंट है जो 1000 शेयर्स एक्वायर कर रहा है ऑफ ए लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, 20,000 का अमाउंट का, बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है, ऑन 18/8/2018 और 16/9/18 को वो सेल कर रहा है सच शेयर्स फॉर 45,000। और ये जो प्रोसीड्स ऑफ एक्विजिशन जो है वो 500 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड खरीदने के लिए वो यूटिलाइज कर रहा है। सो आफ्टर पेइंग द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑन इतना ऑफ 5,000, कंपनी का कैपिटल गेन लाइबिलिटी जो है प्रीवियस ईयर का क्या बनता है, उसका डेट और बाइंग और सेलिंग रेट दिया हुआ है। नाउ सिंस एसएससी इज अ नॉन रेसिडेंट, तो शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी वेर एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो जो शेयर्स एक्वायर किया था वो फॉरेन करेंसी से यूज करके किया गया, इसलिए सेक्शन 48 और 115A रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। सेल कंसिडरेशन कितना है उसका, 45,000 रुपीज में वो सेल कर रहा है, डिवाइडेड बाय 47। ये 47 कैसे आ रहा है, जो एवरेज रेट एज ऑन 16/9/2018 इसका डेट ऑफ ट्रांसफर का है, ठीक है, इसका और इसका एवरेज निकाल के 46 + 48 डिवाइड बाई 2, तो उसका एवरेज आ रहा है 47। देयरफॉर 45,000 जो उसका सेलिंग अमाउंट है डिवाइड बाई 47, जो भी अमाउंट आएगा वो डॉलर में यहाँ पर सेल कंसिडरेशन है, लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंडिचर 5,000 का हो रहा था उसको, ओके, सो 5,000 ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो डेट ऑफ ट्रांसफर 16 है तो फिर उसका ही एवरेज 47 आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे, एनएससी आ गया, देन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर किया था 20,000 पर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट जो है वो 18 कहाँ गया, या 18/8/2018 का है, तो ये वाले डेट पे 45 + 46 का एवरेज करके 45.55 अमाउंट आ जा रहा है, इसको भी लेस करके, एंड देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस केस इज नल, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिया हुआ है, हेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। जो अमाउंट आया लेस करके उसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन रुपी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, बाइंग रेट एज ऑन इतना का, सो विल गेट 18,924। इस समय जो कैपिटल गेन का रेट हम लोग ले रहे हैं वो बाइंग रेट पे ले रहे हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन, सो सेक्शन 115A(1)A एप्लीकेबल नॉन रेसिडेंट पे होता है। इनकम इसमें डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और गवर्नमेंट, रेट है 5%, अदर केसेस में 20%। इंफ्रा बॉन्ड जहाँ आएगा वहाँ 5% पर टैक्स लगेगा। 115A(1) का बी नॉन रेसिडेंट पे अप्लाई होता है, जहाँ पर रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का रॉयल्टी या फीस मिल रहा है अंडर एन अग्रीमेंट एंटर विद गवर्नमेंट, तो 10% के रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। नेक्स्ट 115AB ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%। NR 115AC का अंडर NR टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे और LTCG रेट पड़ेगा 10% पर। सेक्शन 115ACA एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल पर, इनकम डिविडेंड से आ रहा है अदर देन कवर्ड अंडर 115O ऑन GDRS ऑफ इंडियन कंपनी, इंगेज इन स्पेसिफाइड जो भी है डिविडेंड पे आ रहा है, इशूड एज ESOP
और LTCG जो है ऑन ट्रांसफर ऑफ सच GDR 10% के रेट पर टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनकम ऑन सिक्योरिटीज एंड STG LTCG उसका रेट्स है पर्टिकुलर, STG 15%, अदर 30, LT 10% एंड अदर इनकम 20%। 115 BBA 1A नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन पे एप्लीकेबल है। इनकम बाय वे ऑफ PAC पार्टिसिपेशन एडवर्टाइजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन एनी गेम और आर्ट। सो कोई गेम में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल्स रिलेटिंग एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन न्यूज़पेपर मैगजीन्स जर्नल्स, तो टैक्स रेट पड़ जाएगा एट द रेट 20%। और सेम फॉर स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है नॉन रेसिडेंट है उस पर भी 20% के रेट पे टैक्स पड़ जाएगा। एग्जेम्प्टिव कैपिटल गेन सेक्शन 115F इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एप्लीकेबल है नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसका मतलब है कि जो SSC है वो इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होगा, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग नॉन रेसिडेंट है बट सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो कंडीशंस क्या है, जो SSC है वो ट्रांसफर करेगा एनी ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि एक्वायर किया था इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये LTCA, वो है SDDC शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये जो शेयर्स डिबेंचर्स है ये इंडियन कंपनी का होना चाहिए और इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिबेंचर्स और डिपॉजिट का, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करेगा और विद इन 6 मंथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनी ऑफ दिस, ठीक है, उसके 6 मंथ के विद इन वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर देगा होलली या फिर पार्शली, जो नेट कंसिडरेशन इसके ट्रांसफर से मिल रहा है उसको इन्वेस्ट कर देगा इन SDDCN, किसमें, शेयर्स इन इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिपॉजिट ऑफ सेम, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6 and 7 इश्यूज, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा, पूरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्ट जो किया है न्यू एसेट में डिवाइडेड बाय जितना नेट सेल कंसिडरेशन उसको मिला ऑन ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। नेट सेल कंसिडरेशन कैसे आएगा, एक्सपेंसेस लेस करके आ जाएगा। ये एग्जेम्पशन जो है ये विड्रॉन भी हो सकता है, कब, जब वो न्यू एसेट जो एक्वायर किया था SSC, एक्वायर्ड बाय द SSC इज ट्रांसफर और कन्वर्टेड इनटू मनी, मतलब वो जो एसेट एक्वायर किया है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, वो उसको 6 मंथ्स में न्यू एसेट में इन्वेस्ट करना था। और जो न्यू एसेट है अगर उसको भी ट्रांसफर करता है या कन्वर्ट कर देता है इनटू मनी विद इन 3 years, मतलब 3 साल के पहले ही उसको बेच कर भी मनी में या कन्वर्ट कर देता है, तो उसका विड्रॉल हो जाएगा, जो एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 साल है ये लॉक इन पीरियड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन 115F इज ऑप्शनल इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी एंड SSC may or may not opt for section 115F by giving a declaration in return of income to this effect. % ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कुछ पोर्शन है जैसे कि TDS पर। सो लेट्स सी, सेक्शन 194E बोलता है TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड एसोसिएशन। ओके, इनकम अगर कोई भी तरीके का, कैसा, PAC पार्टिसिपेशन इन इंडियन गेम, एडवर्टीजमेंट या कंट्रीब्यूशन टू एनी न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन इन इंडिया, या परफॉर्मेंस हो रहा है तो फिर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 10%, उसमें सेस ऐड हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन सेस, ओके। और गेम्स अदर देन कार्ड्स या गैम्बलिंग के अलावा होना चाहिए ये। और TDS कब डिडक्ट किया जाएगा, TDS विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, या तो पेमेंट के टाइम या तो क्रेडिटिंग द पार्टी, इसमें से जो भी अर्लियर है तब TDS डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194 LB, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बॉन्ड, NR या फॉरेन कंपनी एट द रेट 5%। Okay, next is section 194 LBA, certain income from units business trust. Okay, so payment to unit holder, okay, non resident and foreign company, ये resident है, okay, तो resident के केस पे 10%, non resident के केस पे 5 and foreign company के केस में 5। नेक्स्ट कुछ अदर रेट्स दिया हुआ है, TDS रेट ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड, इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा ये सब। नेक्स्ट वी मूव टू
Recovery of tax. As per section 160, agent of the non-resident including any person who is treated as agent उसको consider किया जाएगा under section 173 as a representative of assessee of the income of non-resident. तो ठीक है, जो भी एजेंट जिसको माना जाएगा नॉन रेसिडेंट का, उससे इनकम जो है एसएससी का इनकम के रिस्पेक्ट में जो भी टैक्स बनता है वो रिकवर किया जाएगा. तो जहां पर एक एजेंट को डीम किया जाएगा shall be deemed to be the SSE in respect of such tax. तो जो एजेंट है उसको डीम किया जाएगा एज एन एसएससी ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स. जो टैक्स एनआर को पे करना था उसके जगह एजेंट को ही डीम किया जाएगा कि वही एसएससी है और वही टैक्स पे करेगा. सो एसेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा पहले टू दैट पर्सन कि भाई हम आपको ऐसे एजेंट ट्रीट कर रहे हैं, और द एजेंट विल गेट रीजन एंड एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, तो एजेंट को चांस मिलेगा कि क्या वो एज एन एजेंट है कि नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. तो यहाँ पे एजेंट किसको ट्रीट कर सकते हैं? जो कि एम्प्लॉयड है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, या फिर हु हैज एनी बिजनेस कनेक्शन विद दैट नॉन रेसिडेंट फ्रॉम और थ्रू whom the non-resident is in receipt of an income. तो अगर उस पर्सन से एनआर को कोई पैसा मिलने वाला था whether directly or indirectly, और who is a trustee of non-resident, उसको हम लोग एजेंट ट्रीट कर सकते हैं. एक्सेप्शन क्या है कि कोई ब्रोकर इंडिया पे है और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में वो डील नहीं करता डायरेक्टली, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में डील नहीं करके वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है थ्रू नॉन रेसिडेंट ब्रोकर, तो उसको हम लोग एजेंट नहीं मान सकते. शेल नॉट बी डीम टू बी एन एजेंट अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, बट इसका कंडीशन क्या है? द ट्रांजैक्शन आर कैरिड ऑन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, थ्रू फर्स्ट टाइम मेंशन ब्रोकर, और जो नॉन रेसिडेंट ब्रोकर है वो भी कैरी कर रहा है सच ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉट एज प्रिंसिपल. टैक्स पॉइंट, द एजेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू, उससे जो एजेंट है उससे हम लोग रिकवर कर सकते हैं कोई भी अमाउंट बाय हिम फ्रॉम द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इट इज पेड टू रिटर्न आउट द मनी दैट मे बी इन हिज पोजिशन. तो उससे वो पैसा लिया जाएगा जो उसके पोजिशन में है, या फिर वो मनी जो उसके पास दैट मे कम टू हिम इन हिज कैपेसिटी एज सच एजेंट. तो एजेंट के एनआर से जो एजेंट की कैपेसिटी में उसको पैसा मिला है वो भी पैसा हम लोग रिटर्न आउट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.